लास्ट क्लास में हम लोग इंडक्टेंस देखे थे, उसी को कंटिन्यू करने हैं आज और कुछ क्वेश्चन करने हैं। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ये देखा था। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनको समझ में नहीं आएगा। इंडक्टेंस इनर्शिया ऑफ करंट, अपने ही थ्रू करंट में चेंज को अपोज करना सेल्फ इंडक्टेंस है, और दूसरे के करंट में चेंज को अपोज करना म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ये जब भी होगा दो कॉइल आपस में जो मैग्नेटिकली लिंक्ड होंगे उनके लिए ये अकेले कॉइल का होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो भाई सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड जो फॉर्मूला है अपने पास वो ये है कि फ्लक्स थ्रू द कॉइल, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द कॉइल। किसी भी कॉइल में अगर आई करंट पास कराओगे कुछ फील्ड बनेगा कुछ फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फील्ड उतना ज़्यादा फ्लक्स। तो एक फॉर्मूला तो ये बनता है, और दूसरा है कि जब भी इसके करंट में चेंज होगा, जब भी इसके करंट में चेंज होगा तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्योंकि करंट चेंज तो फ्लक्स चेंज, तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है फैराडेज लॉ से। तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एल और डी आई बाई डी टी, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा मल्टीप्लाइड बाई ये एल। तो ये दो फॉर्मूला मिले हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी और फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। ये दो फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी होता है तो एक होता था, याद होगा, प्राइमरी, जिसमें करंट पास कराते हैं चेंज करते हैं, और दूसरा सेकेंडरी होता है जिसमें कि हम लोग फ्लक्स देखते हैं। करंट इसमें पास कराए, फील्ड इसके, लेकिन यही फील्ड यहाँ पे जो लिंक्ड हो रहा है उसका फ्लक्स देखते हैं। तो सेकेंडरी के थ्रू फ्लक्स होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा B1 प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट कॉइल का फील्ड, और फर्स्ट कॉइल का फील्ड कितना होगा, जितना उसमें करंट होगा उसके प्रोपोर्शनल। सो फाइनली फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी या करंट इन द फर्स्ट कॉइल। और फ्लक्स क्या होता है भाई, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं और हटा करके कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लाते हैं। एक ये फॉर्मूला हुआ। और ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी देयर विल बी अपोजिशन, क्योंकि फ्लक्स में चेंज होगा। करंट चेंज तो यहाँ का फील्ड चेंज, फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज तो induced EMF. So induced EMF in the secondary coil minus of d phi by dt, minus of d phi by dt, और induced EMF हो गया minus m d I1 by dt। तो इस तरह से दो फॉर्मूला यहाँ भी हैं, दो फॉर्मूला वहाँ भी थे, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। और साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने दो कॉइल का निकाला था। अब जो लोग नहीं किए हैं और कवर भी नहीं करते हैं, सोए रहते हैं, तो उनका ज़िंदगी सोया ही रह जाएगा फिर। तो एक और सोलेनॉइड था ऐसे कोएक्सियल सोलेनॉइड, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड, एक का N1 था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दूसरे का N2 था। तो इनके लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आया था वो क्या आया था, तो म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर, छोटे वाले का रेडियस का स्क्वायर, और म्यू और N1 N2 इंटू टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये आया था कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसका वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी होता था। किसको प्राइमरी बनाया गया उससे कोई मतलब नहीं है। जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस, जितना फ्रेंडशिप का एक्सटेंट आना है उतना आएगा। जो लोग लास्ट क्लास में थे वो सब समझ गए होंगे। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और आज डिस्कस कर लेने हैं। सिलेबस में रहते हुए जो भी बचे हैं उसको कर लेंगे। आज ख़त्म करने के मूड में हूँ, होता है तो ठीक है। चलो देखो भाई, तो एक क्वेश्चन आ गया। ये तो भाई मैंने लास्ट क्लास का रिकैप कर लिया, छोटा सा रिकैप, लेकिन ये उसी को समझ में आएगा जिसने किया था। जो बिल्कुल नहीं किया है उसको पहले करना चाहिए था कवर। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आज म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने पे पहले दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो देखो मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते बताया था कि इस वाले में तो आपने एक बार फर्स्ट को प्राइमरी बनाया, लार्जर को सेकेंडरी बना लिया, फिर लार्जर को प्राइमरी बनाया, स्मॉलर को सेकेंडरी बनाया, और सॉल्व करके ले आए। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम वैल्यू आया, उतना ही है। ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, शायद यही आया था। ठीक है, L है हमारा पूरा लेंथ।
तो चलो भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी मतलब दोनों को प्राइमरी एक एक करके लिया और इतना वैल्यू आया। लेकिन मैंने जाते जाते ये बताया था कि कई बार आपकी मजबूरी हो जाएगी कि नहीं भैया इसी को प्राइमरी बनाओ, इसको नहीं बना सकते क्योंकि ये तो जर्मनी जा चुका है, तुम्हें इसका ही प्राइमरी बनाने पड़ेंगे। तो कभी कभी एक ही को प्राइमरी बनाना मजबूरी होगी, इसको प्राइमरी आप बना नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इसको प्राइमरी बनाने को थ्योरेटिकली बना दिया, लेकिन यहाँ फ्लक्स ही ना निकाल पाएँ तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। इसलिए प्राइमरी कई बार सोच समझ के बनाना पड़ता है। ठीक है भाई, यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन समझो, ये आ गया क्वेश्चन। स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड L इज प्लेस्ड इनसाइड ए लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ साइड कैपिटल L। एक लार्ज है स्क्वायर कैपिटल L साइड कह रहा है और छोटा स्मॉल जो L साइज का, प्लेस्ड इनसाइड ए लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड L। द लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड। इसका जो सेंटर है वही छोटे वाले का भी सेंटर है। ठीक है भाई, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, प्लेन भी कोइंसाइड कर रहा है, कोप्लेनर पेन है, कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सिस्टम? म्यूचुअल इंडक्टेंस इस सिस्टम का क्या होगा? मतलब दो स्क्वायर कॉइल सिस्टम का स्मॉल स्क्वायर लूप, एक लूप है, एक एक लूप ही है, तो एक छोटा स्क्वायर लूप है, एक बड़ा स्क्वायर लूप है, कैपिटल L का, एक स्मॉल l का। तो हमें बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। बस यही दे दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकाल दें। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, ऐसे कंडीशन में सारे लोग ध्यान से देखें क्या करेंगे। तो भाई छोटे वाले को प्राइमरी बनाओगे तो छोटे वाले का फील्ड देखोगे, कहाँ कितना फील्ड है, कहाँ कितना फील्ड है, कहाँ कितना आसपास में फील्ड है, ताकि इस बड़े एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल पाएँ। अगर छोटे वाले को प्राइमरी बनाओगे तो फील्ड यहाँ सेंटर पे तो निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये वायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर सबका, तो आप फंस जाएंगे। कैसे कैसे कहाँ कितना फील्ड है पता ही नहीं लग रहा, तो कैसे इसके थ्रू फ्लक्स निकाल पाएंगे? सेकेंडरी के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे तभी तो हम लोग कर पाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कैलकुलेशन। तो अगर ये इस स्मॉलर को प्राइमरी बनाएंगे तो हमें नहीं पता है कि यहाँ कितना फील्ड, यहाँ कितना फील्ड, यहाँ कितना फील्ड, और इस पूरे एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालने हैं हमें, तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो स्मॉलर को प्राइमरी बनाएंगे तो अपना फ्लक्स सेकेंडरी के थ्रू निकाल नहीं पाएंगे। अगर लार्जर को प्राइमरी बनाएं तो अगर लार्जर को प्राइमरी बनाएंगे तो लार्जर के लिए सेंटर पर का फील्ड कम से कम निकाल पाएंगे। लार्जर वाला ये अगर प्राइमरी हो तो ये वाला यहाँ पे क्या फील्ड प्रोड्यूस करेगा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक वायर का यहाँ पे कितना होगा, ये 45 डिग्री का एंगल होगा भाई, याद होगा। स्ट्रेट वायर यहाँ पे निकालना हो, रेफरेंस लाइन, इधर के एंड का एंगुलर पोजीशन, इधर के एंड का एंगुलर पोजीशन, याद होगा μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin φ1 प्लस sin φ2 होता था। बायोट-सावर्ट लॉ चैप्टर 4 पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था भाई। तो उस हिसाब से इसका निकालेंगे फील्ड, इसका निकालेंगे फील्ड, इसका जितना होगा क्रॉस में उतना ही इसका भी क्रॉस में, उतना ही इसका भी क्रॉस में, इसका भी तो वैसे ही हो जाएगा क्रॉस में, इसका भी उतना ही। मीन्स एक का निकालो 4 टाइम्स कर दो, सेंटर पर का फील्ड मिल जाएगा। और जो सेंटर पे फील्ड होगा वही ऑलमोस्ट यहाँ 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 होगा। इसलिए ये कि ये L वेरी वेरी स्मॉलर दैन कैपिटल L है, मतलब समझो ये कैपिटल L बहुत ज़्यादा है और स्मॉल l वेरी वेरी स्मॉल है, छोटा। समझो कि सेंटर पे ये अगर बड़ा वाला कॉइल है तो सेंटर पे, इसके सेंटर पे ये है छोटा वाला कॉइल। तो इसके चलते जो सेंटर पे फील्ड होगा वही इस छोटे वाले कॉइल के हर पार्ट में समझा जाएगा, क्योंकि है ही खुद सेंटर पे और छोटा सा तो इसका है ही एरिया। तो इसलिए हम लोग इतना बड़ा दिखा रहे हैं, इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा वाला है। ये L इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल L, इसीलिए तो ये दिया गया है कि अब आप इस लार्जर के थ्रू यहाँ फील्ड निकाल करके और इस छोटे वाले के थ्रू फ्लक्स इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, पहले तो फील्ड निकालो। तो ये वाले का फील्ड, मान लो AB का फील्ड निकाल लें अगर हम लोग, तो आराम से काम कर सकते। तो ये L है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रेफरेंस लाइन का काम करेगा ये वाला L/2 होगा सेंटर से।
सेंटर पे हम लोग निकालना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हम लोग कैलकुलेट करें। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू वायर ए बी अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा भाई, तो वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई, ये अगर आई है, आई डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस L बाई 2 साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से इधर 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। बोलो भाई क्लियर है? चिराग बोलो भाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये ट्वाइस आई अपॉन एल इधर हो गया, और 1/√2 प्लस 1/√2 मीन्स 2/√2, ये मिल गया। तो 4 से यहाँ पे हम लोग 4 न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में तो कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि 4i डिवाइडेड बाई √2 पाई एल, 4 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 पाई एल। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू वायर ए बी। किस डायरेक्शन में है भाई, तो ये अगर ऐसा करंट समझते हो तो क्रॉस में है। ठीक है भाई, कोई भी करंट ले लिया, ये तो हमने सपोज किया है, लेट आई बी द करंट इन द प्राइमरी विच इज लार्जर कॉइल, लेट आई बी करंट इन लार्जर कॉइल, तो लार्जर लूप के थ्रू ये है हमारा, इसी को बना दिया प्राइमरी। ठीक है भाई, तो ये फील्ड मिला हमें, कहाँ पे, सेंटर पे मिला। तो नेट फील्ड ड्यू टू स्क्वायर, ये जो स्क्वायर था कौन सा स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर, तो नेट फील्ड जो मिलेगा लार्जर स्क्वायर के चलते वो मिल जाएगा 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू वायर ए बी। नेट फील्ड निकालना चाह रहे हैं और ये एट सेंटर, सबका मिला करके, तो 4 टाइम्स इसको करेंगे, क्योंकि एक वायर ने जितना ये फील्ड प्रोड्यूस किया उतना ही ये भी, इतना ही ये भी, इतना ही ये भी, सबके लिए तो आइडेंटिकल कंडीशन, तो 4 टाइम्स दिस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 पाई एल, ये मिला तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लार्जर लूप। अच्छा भाई, तो अब हम लोग, ये तो फर्स्ट फेज का काम हो गया, अब निकालने हमें फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी, मतलब स्मॉलर वाला लूप के लिए। तो स्मॉलर लूप के लिए निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ टर्न तो है नहीं ज़्यादा कि एक लूप के लिए निकालें फिर n से मल्टीप्लाई करें, एक ही लूप ही है, उसी के लिए निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या, वही जो इसने प्रोड्यूस किया है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है 4 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 पाई एल, ये फील्ड है। और एरिया कितना, तो पाई एरिया होगा हमारा, क्योंकि स्क्वायर है तो एरिया तो एल स्क्वायर होता है, स्मॉलर वाला, क्योंकि तुम्हें सेंटर में फील्ड मालूम है, लेकिन इतना इस वाले के थ्रू निकालना है, इस वाले के थ्रू फ्लक्स निकालने हैं, तो निकालो भाई। तो ये हो गया एल स्क्वायर, और कॉस तो लेंगे 0 डिग्री, क्रॉस में है, कोप्लेनर प्लेन है, तो इसका भी डॉट चाहे क्रॉस में होगा, जब इसका फील्ड क्रॉस में है तो ये कोप्लेनर प्लेन है, तो इसका भी हम लोग क्रॉस में ही एरिया वेक्टर लेंगे, कॉस 0 डिग्री। तो इसलिए फ्लक्स जो हमारा स्मॉलर के थ्रू आ गया वो आ गया इतना, तो म्यू नॉट 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 पाई एल, और cos 0 डिग्री एक आई रह गया, आई को मैंने साइड में कर दिया, इसलिए कि फ्लक्स जो सेकेंडरी में होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द प्राइमरी, करंट इन द प्राइमरी ये है, इसलिए ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कंपेयर किया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू मिल गया यही 4/√2 है, तो इसको चाहो तो आप 2√2 भी लिख सकते हो, 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एल, यही हो गया 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल एल, तो 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई नहीं, 2√2 म्यू नॉट बाई पाई एल स्क्वायर, ये वाला है, तो ये वाला ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात भाई? क्यों लार्जर को प्राइमरी बनाया? क्योंकि लार्जर के सेंटर पे फील्ड निकाल सकते हैं, और जो सेंटर पे फील्ड है वही तो स्मॉलर वाले के हर पॉइंट पे फील्ड समझ सकते हैं।
क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल है। जब इतना लार्जर कॉइल है और इसके सेंटर पे पता लग गया तो ये छोटा सा कॉइल है, तो इसके सेंटर पे तो वही होगा जो सेंटर पे फील्ड है लार्जर के सेंटर पे, वही हमारा इस छोटे से स्क्वायर के हर पोर्शन पे फील्ड होगा। तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है भाई? अब आप सोचोगे कि अच्छा अब स्मॉलर को प्राइमरी बना के अब लार्जर से फ्लक्स निकाल लें, तो नहीं कर पाओगे वो काम। तो थ्योरेटिकली मना नहीं है, आप किसी को प्राइमरी बना सकते हो, बट प्रैक्टिकली आपको सोचना है कि किससे ईजिली निकाल पाएँ। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई चिराग क्लियर है? रिया क्लियर है? चलो इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आता रहता है और स्कूल वाले भी पूछ सकते हैं। Two conducting circular loop of radius r1 and r2 are placed in the same plane with their center coinciding if r1 is greater than r1 greater क्या वेरी वेरी ग्रेटर, r1 ग्रेटर नहीं वेरी वेरी ग्रेटर समझेंगे। जैसे अभी देखा था हम लोगों ने वैसे ही r1 is very very greater than r2, then the mutual inductance between them will be directly proportional to। अब क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं निकाल लेंगे? वही काम करना, लॉजिक विल रिमेन सेम। देखो मैं अब हिंट दे देता हूँ, एक है लार्जर लूप, देखो टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r1 एंड r2 प्लेस इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, r1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r2। तो ये है r1 और ये है इसके सेंटर पे, इसका रेडियस है r2, यही दिया हुआ है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है भाई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम लॉजिक से निकाल दो। लॉजिक क्या, लार्जर वाले को बना लेंगे प्राइमरी तो सेंटर पे मिल जाएगा फील्ड, और सेंटर में मिल जाएगा तो वही फील्ड इस पूरे छोटे वाले कॉइल के लिए समझा जाएगा। तो बताओ भाई, जो लार्जर वाला है उसके चलते हम लोग फील्ड निकालना चाहते हैं सेंटर पे, लार्जर इज प्राइमरी, ऐसा लिखेंगे हम लोग, लार्जर इज प्राइमरी। तो ठीक है भाई, सेंटर पे निकालेंगे तो क्या होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाय से मतलब याद ही है, इसका सेंटर पे क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस है r1 और एंगल होता है आर्क जो एंगल बना है, याद होगा आर्क वाला फॉर्मूला, तो आर्क यहाँ एंगल बना रहा है 2 पाई, याद होगा ये अगर आर्क एंगल अल्फ़ा बनाता है तो अल्फ़ा यूज करते थे, लेकिन जब ये पूरा सर्कल है तो 2 पाई यूज करते थे, इसलिए ये आता था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r1। ये आया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू लार्जर कॉइल, आई करंट है उसमें। अब फ्लक्स निकालना है सिंपल, अब फ्लक्स निकालेंगे स्मॉलर के लिए, तो स्मॉलर के लिए फ्लक्स निकालोगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो बी डॉट एरिया, बी जो लार्जर वाले का है यहाँ पे उसी के फील्ड में इस सेकेंडरी के थ्रू फ्लक्स बन रहा है, स्मॉलर ही हमारा सेकेंडरी है, तो बी कितना है, तो ये है भाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया इसका कितना लेंगे ये वाले कॉइल का भाई, तो इस वाले लूप का एरिया लेंगे तो पाई r2 स्क्वायर, तो यहाँ हो गया पाई r2 स्क्वायर और कॉस है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का एक ही क्रॉस में है फील्ड, तो क्रॉस में, डॉट में है फील्ड तो डॉट में एरिया ले लेंगे, इसलिए क्या मिल गया, ये r2 है r2 स्क्वायर, तो इसलिए ये बाकी सब है कांस्टेंट, r2 स्क्वायर अपॉन r1 प्रोपोर्शनल टू ये आ गया, और बाकी करंट को साइड में करेंगे, मीन्स फ्लक्स आ गया हमारा, ये जो स्मॉलर के थ्रू फ्लक्स आ गया तो इसमें से आई को साइड कर लेना होता है, तभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो मिल रहा है तुम्हें वो प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वायर, आई को छोड़ दो बाकी सब है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यू नॉट कांस्टेंट 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट r2 स्क्वायर अपॉन r1 के प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, तो r2 स्क्वायर अपॉन r1, r2 स्क्वायर अपॉन r1। समझ गए? इसमें भी मजबूरी थी कि भैया लार्जर कॉइल को ही प्राइमरी बनाने पड़ेंगे, यहाँ छोटे वाले को प्राइमरी बना करके बाहर का फील्ड कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। छोटे वाले को प्राइमरी बनाओगे तो इसके सेंटर पे तो मिल जाएगा, लेकिन इसके सरकमफ्रेंस के पास इसके बाहर कितना फील्ड होगा उसका तो कोई पता ही नहीं है। बोलो क्लियर है भाई, बोलो भाई क्लियर है, सेम लॉजिक। तो इस सर्कुलर कॉइल विद ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो इधर अगर वैसा ही होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। सर्कुलर कॉइल विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 10 टर्न, इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड,
दैट हैज़ 15 टन पर सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एज सोन इन फिगर नहीं है समझो। द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द, अच्छा कॉइल और सोलेनॉइड का एक्सिस दोनों, व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा भाई, तो ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, काम कर लेना भाई, कितना कैलकुलेशन कराओगे। सर्कुलर कॉइल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, सर्कुलर कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, सर्कुलर कॉइल का एरिया दिया हुआ है कितना भाई, इसका टर्न है 10 नंबर ऑफ टर्न है, और एरिया जो दिया हुआ है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड है भाई, लॉन्ग सोलेनॉइड है ऐसे, तो इसका फील्ड तो अंदर में भाई यूनिफॉर्म ही रहता है, अंदर में यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा म्यू नॉट NI वाला, और बाहर में इस तरह से होता है भाई। अब इसके अंदर फील्ड के अंदर तुम्हारा अब कॉइल रखा गया, इस सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है 15 पर सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई। एज सोन इन द फिगर द एक्सिस ऑफ द कॉइल कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, इस कॉइल को यहीं पे रखा गया है और इसका एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सोलेनॉइड का एक्सिस और इस सर्कुलर कॉइल का एक्सिस दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों का एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल है, समझो दोनों का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ये है कॉइल रखा हुआ। व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो देखो भाई बिल्कुल वैसा ही काम है, ऑब्वियस है यहाँ पे। इस सर्कुलर कॉइल को प्राइमरी अगर बनाओगे तो सोलेनॉइड के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, कहाँ कितना फील्ड है पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सोलेनॉइड को अगर प्राइमरी बनाए तो फील्ड अंदर में पता है, वहीं है ये कॉइल सेंटर में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा सा है और फील्ड अंदर में तो यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इस पूरे सर्कुलर में हम लोग वही फील्ड लेंगे म्यू नॉट NI, इसलिए सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू NI, और फ्लक्स थ्रू स्मॉलर जो कॉइल होगा, जो सर्कुलर कॉइल है उस कॉइल के थ्रू यानी सेकेंडरी के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया कितना है भाई, तो पाई आर स्क्वायर क्या करना है, रेडियस तो दिया नहीं है, एरिया ही डायरेक्ट दिया हुआ है, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया डाल देंगे और cos 0 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर इस कॉइल का है और फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो B का वैल्यू आया म्यू नॉट NI और एरिया है वो दिया हुआ है कितना भाई, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। तो म्यू नॉट का वैल्यू तो पता है आपको, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 का पावर -7, इसलिए म्यू नॉट जहाँ भी यूज करना होगा 4 पाई इंटू 10 पावर -7 यूज कर लेंगे। तो ये म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रखूँगा, आपके लिए छोड़ दूँगा। ये n दिया हुआ है, करंट नहीं चाहिए हमें, करंट साइड करेंगे, और ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये n का वैल्यू दिया ही है, n का वैल्यू रख देंगे, म्यू नॉट का वैल्यू रख देंगे, काम हो जाएगा। बड़े वाला एरिया का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बड़े वाले का एरिया बस इतना ही दे दिया है, ये वाला बड़ा सा एरिया, कि बड़ा सा एरिया के रिस्पेक्ट में ये वाला छोटा एरिया है, इसलिए इस फील्ड को पूरे में समझा जाए। अब इसके बेसिस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं होगा, कैलकुलेट कर दूं क्या? फ्लक्स हो गया तुम्हारा, देखो फ्लक्स हमारा I के साथ है, और अगर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलें तो I को छोड़ देते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है फ्लक्स डिवाइडेड बाई I समझो कैंसिल हो गया, और ये बन गया म्यू नॉट का वैल्यू मैं रख रहा हूँ 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू n का वैल्यू दिया हुआ था 15 पर सेंटीमीटर, तो 15 अपॉन 10 पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर था तो ऐसे लिखने पड़ेंगे, म्यू नॉट n और I, म्यू नॉट n I तो रखना नहीं है, 4 इंटू 10 पावर -4, 4 इंटू 10 पावर -4, ये हो गया भाई। अब इसी को कैलकुलेट कर लोगे, कितना आएगा वैल्यू वो आप देख लो, पाई में तो दिया नहीं है, तो ये 16 इंटू 15 कर लोगे भाई, अब ये वैल्यू कर लोगे, इतना में टाइम
क्लास का ख़राब ना किया जाए। आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? सोलेनॉइड का फील्ड पता होता है और उसके अंदर कॉइल है, तो जिस कॉइल के पूरे एरिया में फील्ड पता हो वो होना चाहिए सेकेंडरी, ताकि फ्लक्स इजीली निकाल पाए। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो भाई चिराग, आगे बढ़े। चलो आगे निकलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पे आओ। देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन को जल्दी से एक बार अटेम्प्ट करेंगे, मेंटली कैलकुलेट करें, मेंटली जरा एक बार अटेम्प्ट कर लें। पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, ये तो कर लो भाई जल्दी से, फार्मूला बेस्ड है, जल्दी से काम करो। पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, देखो भाई पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल है तो रहे, एक यहाँ है एक यहाँ है, बन गया ऐसा प्राइमरी सेकेंडरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 2.5 हेनरी। करंट इन द वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम, यहाँ पे मान लो ये प्राइमरी है मान लो, तो 0 to 40 एम्पियर हो गया करंट, कितने टाइम में, 0.8 सेकेंड में। देन चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल, चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल क्या होगा, तो भैया चेंज इन फ्लक्स इन द सेकेंडरी मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स निकालना चाहते हो। तो पहले जो फ्लक्स था सेकेंडरी में वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू पहले वाला करंट, और बाद में क्या होगा भाई, तो फाइनल फ्लक्स है तो फाइनल करंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल करंट, क्योंकि फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट इन द प्राइमरी। ये तो होता ही है, सबको मालूम है भाई। अब इस कॉइल में करंट तुम चेंज करो तो उधर फ्लक्स चेंज होगा। पहले 0 था, करंट 0 था तो भाई फ्लक्स भी 0 था, लेकिन बाद में हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू है 2.5 लिखेंगे। करंट फाइनल कितना है 40 एम्पियर, 40 रख दिया, सब ऐसा ही का ध्यान रखना है। और ये तो 2.5 था लेकिन करंट ही पहले 0 था, इसलिए ये हुआ टोटल, और ये कितना आ गया भाई 25 × 4, 25 × 4 मतलब 100। तो ये 100 वेबर का फ्लक्स में चेंज हुआ, क्योंकि पहले 0 था फ्लक्स और अभी 100 हो चुका है, तो इसलिए 100 वेबर का फ्लक्स में चेंज होगा। बोलो ठीक है भाई। ऐसे भी लिख सकते थे, फ्लक्स होता है सेकेंडरी में म्यूचुअल इनटू करंट इन द प्राइमरी, देयरफॉर चेंज इन द फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू m इनटू चेंज इन करंट प्राइमरी। इसलिए ये हो गया 2.5 और करंट में चेंज है 40 का, 40 - 0, पहले 10 रहता तो 40 - 10 कर देते तो मिल गया, तो चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई किया जाए, जल्दी करो। कॉपी पेन साथ में रखो और खोपड़ी जो है वो भी साथ में रहे। ए 2 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड विद डायमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड है विद डायमीटर भी दिया हुआ है, और ये 2 मीटर का लॉन्ग सोलेनॉइड, 2 मीटर का लॉन्ग सोलेनॉइड है, डायमीटर दिया हुआ है इसका 2 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न है 2000, है सेकेंडरी कॉइल ऑफ 1000 टर्न का सेकेंडरी कॉइल है, वाउंड क्लोजली नियर टू इट्स मिड पॉइंट के पास क्लोजली वाउंडेड है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज। तो यहाँ पे ऐसे ये कॉइल है मिड पॉइंट के पास, और इसमें 1000 नंबर ऑफ टर्न है, तो 2 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड था, 2 सेंटीमीटर डायमीटर और 2000 टर्न थे इसमें। सेकेंडरी कॉइल का 1000 टर्न है, वाउंड क्लोजली नियर द मिड पॉइंट के पास इसका वाइंडिंग किया हुआ है ऐसे, इसके 1000 टर्न है, 1000 टर्न।
म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो क्या निकल जाएगा भाई, सेकेंडरी कॉइल ऑफ 1000 टर्न वाउंड क्लोजली नियर इट्स मिड पॉइंट। अच्छा, क्लोजली का मतलब हो गया कि ये छोटा रेडियस नहीं है, रेडियस इसलिए नहीं दिया हुआ है। क्लोजली वाउंड मतलब क्या बोला जाए, क्लोजली का मतलब हो गया कि इसके वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज का मतलब ये हो गया, ध्यान से समझना, कि इसका जो वाइंडिंग हुआ है वो रेडियस ऑलमोस्ट यही है, इसी के क्लोज, ये है रेडियस इसका। जो लार्जर रेडियस है उसी से वेरी वेरी क्लोज तक वाइंडिंग, उसी के वेरी क्लोज, तो इसका एरिया भी वही समझा जाएगा। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो पहले फील्ड निकालोगे, फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, फिर तो हमारा ये हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा सेकेंडरी में, तो 1000 टर्न है, एक टर्न में कितना भाई, तो बी इंटू एरिया, तो ये तो भैया 1000 है इसका टर्न जो कॉइल था ग्रीन वाला, और मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट एन आई, और एरिया कितना भाई, तो ये एरिया तो वही लेंगे, एरिया वही जो दिया हुआ हो, सेम, दोनों का सेम एरिया है, तो इसलिए ये 1000 लिखोगे और करंट को छोड़ दे तो बाकी म्यूचुअल इंडक्टेंस है। सो फ्लक्स इज इक्वल टू 1000 और ये म्यू नॉट का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ऐसा रखेंगे। एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू कितना है भाई, तो एन का वैल्यू है 2000 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ चाहिए, तो 2 मीटर में है ना 2000, तो 2000 डिवाइडेड बाई ये हो गया एन, और एरिया, एरिया कितना था भाई, तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर है 1 सेंटीमीटर मीन्स ये हो गया एरिया। तो बस ये है, करंट हम लोग लास्ट में चिपकाएंगे, और इसलिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ये हो गया, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। ये भी 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया, यानी 10 का पावर 6 हो गया, 10 का पावर -7 है, तो 4 पाई इंटू 10 पावर -1 इधर हो गया, और इधर हो गया पाई इंटू 10 पावर -4, पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। तो इस तरह से 4 पाई स्क्वायर मतलब ऑलमोस्ट 40, 4 पाई स्क्वायर 10 होता है, तो ये 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, यानी ऑलमोस्ट हो गया 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, 4 इंटू 10 पावर -4 ऑलमोस्ट, तो 4 इंटू 10 पावर -4। बोलो ठीक है भाई, पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 लेते हैं। बोलो ठीक है, हो जाएगा ऐसे, अरे बोलो भाई बोलो, रिया क्लियर है यहाँ तक, भुवनेश बोलो भाई। चलो तो हटाएं इसको। इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको होमवर्क में पीडीएफ में दिया है, उसको आप सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये छोटा सा ऐसा ही क्वेश्चन है बिना कैलकुलेशन वाला, जल्दी देखो। 2 सर्कुलर कॉइल कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द 3 सिचुएशन एज सोन इन फिगर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में मैक्सिमम है किस में मिनिमम है। 2 कॉइल हैं इस तरह से, किस में मैक्सिमम किस में मिनिमम, बताओ भाई। देखो मैक्सिमम कब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब लिंकेज ज़्यादा हो, फ्रेंडशिप ज़्यादा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई एक मान लो प्राइमरी अगर हम लोग लें, कोई एक प्राइमरी लें, तो मान लो यही वाला प्राइमरी लेते हो, तो इसका फील्ड, ये मान लो प्राइमरी लेते हैं बड़ा वाला, तो इसका फील्ड कुछ तो भाई सेकेंडरी के थ्रू लिंक्ड जरूर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इसी के ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है ऑलमोस्ट। ये अगर हो तो इस कंडीशन में देखोगे कि इसको क्रॉस करने वाला नहीं है, ये तो इसी के प्लेन में चला जा रहा, क्रॉस नहीं किया तो फ्लक्स नहीं बनाया, फ्लक्स नहीं बनाया तो कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं बनेगा भाई। ये देख रहे हो कि इसके ऐसे चल रहा है और ऐसे फील्ड है, तो बहुत कम फ्लक्स बन सकता है। फ्लक्स तब बनता है किसी भी एरिया के थ्रू जब फील्ड इसको क्रॉस करे, क्रॉस तो करे, ऐसा थोड़ी है कि टेंजेंशियल चला जाए, मतलब टेंजेंशियल ऐसे है और ऐसे चला जाए,
ऐसे चला जाए, क्रॉस करना चाहिए। तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब एक कॉइल जो है वो हॉरिजॉन्टल में है तो इसका फील्ड ऑलमोस्ट वर्टिकल की तरह निकलेगा। सेंट्रल पार्ट में तो वर्टिकल ही होगा, इधर ऐसे इधर ऐसे, और दूसरा कॉइल ये ऐसे रखा हुआ है। तो ऐसे रखेंगे तो भैया इसको कहाँ क्रॉस करेगा, इसके एरिया को तो क्रॉस नहीं करेगा, टेंजेंशियल निकल जाएगा। और यहाँ वाले में क्या हो रहा है, ये यहाँ वाले में ये ऐसे चलेगा भाई, इस तरह से चल रहा है। और यहाँ से जो इस तरह से निकलेगा तो थोड़े थोड़े फ्लक्स बन सकते हैं, वेरी स्मॉल बन सकता है। तो इसमें वेरी स्मॉल बन सकता है, यहाँ से जो फील्ड लाइन ऐसे बेंड होकर निकलें तो इसमें थोड़े बहुत हो सकते हैं, थोड़े बहुत ही हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या निकालना है तुम्हें, मैक्सिमम किस में, तो मैक्सिमम सिचुएशन 1 में है, इसमें भी नेग्लिजिबल है, इसमें भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो मैक्सिमम इन द सिचुएशन नंबर 1, तो मैक्सिमम सिचुएशन नंबर 1 में होगा, दूसरे में नहीं होगा। इसमें भी बिल्कुल नेग्लिजिबल, इसमें भी नेग्लिजिबल, तो क्रॉस करने का टेंडेंसी कम होगा। इसमें भी सोचोगे कि ये क्रॉस करे और ऐसे जाए और ऐसे वापस आ जाए तो फिर तो फ्लक्स 0 हो गया। तो क्रॉस करना में क्रॉस करके निकल जाए अगर तो यहाँ होगा भी बहुत नेग्लिजिबल, यहाँ भी होगा तो बहुत ही नेग्लिजिबल। इसलिए ऑलमोस्ट 0 की तरह इधर होगा, यही हमारा मैक्सिमम, क्योंकि सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन यहीं पे लिंक हो सकता है। तो इन तीनों में रिलेटिवली इसी पे ज़्यादा फ्लक्स बनेगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें तो कोई खास बात थी ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, किसी इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस, इसका मतलब एल वैल्यू दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू दिया हुआ है, कितना हेनरी भाई, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर ऑफ कॉइल हैविंग 100 टर्न, अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस निकालना ही है, 100 टर्न्स हैं, 20 मिली हेनरी, अच्छा ये दिया हुआ है 20 मिली हेनरी, ठीक है भाई। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल कॉरस्पॉन्डिंग टू करंट 4 मिली एम्पियर। अच्छा भाई, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है अपना, इस कॉइल के लिए बात हो रहा है, इंडक्टेंस हमारा सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, 100 टर्न भी है इसमें, और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल कॉरस्पॉन्डिंग टू करंट, कोई करंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके क्रॉस सेक्शन के थ्रू, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, एक लूप लो तो क्रॉस सेक्शन बना, मीन्स फ्लक्स थ्रू तुम्हें 1 लूप निकालने हैं, समझो क्रॉस सेक्शन का मतलब यही हो गया। कॉइल का क्रॉस सेक्शन का मतलब यही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एक लूप समझो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर होगा। तो जब भी क्रॉस सेक्शन दिया जाए क्वेश्चन में तो ये समझना है कि भाई कॉइल है बहुत सारे इसमें, तो एक लूप के थ्रू निकालेंगे वही तो होगा क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लक्स निकालने हैं, ठीक है भाई। तो वो कितना होगा भाई, तो फ्लक्स निकालना तो फ्लक्स तो एल आई होता है, अगर अपने ही लूप में देखें तो फ्लक्स एल आई होता है, लेकिन ये तो टोटल फ्लक्स मिलेगा, सेल्फ इंडक्टेंस जो दिया हुआ है इस कॉइल का, तो उसके पूरे टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल, टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल अगर बोलें तो वो है एल आई। तो ये जो लिखेंगे 1 लूप के थ्रू, वो क्या लिखेंगे, एल आई बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न, तभी तो मिलेगा हमें फ्लक्स थ्रू 1 लूप। बोलो क्लियर है भाई। फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल इज इक्वल टू, फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल इज इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो डालते थे वो एल होता था, ठीक है भाई। तो इस कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न n है और फ्लक्स थ्रू 1 टर्न अगर ये है, तो यही फ्लक्स ना एल आई है, तो फ्लक्स थ्रू 1 टर्न अगर निकालेंगे तो ये एल आई डिवाइडेड बाई एन करने पड़ेंगे ना, एल आई तो टोटल कॉइल के थ्रू है फ्लक्स, यानी कि टोटल कॉइल में तो n है नंबर ऑफ लूप, तो n से डिवाइड करोगे तब एक लूप का मिलेगा, इसलिए ये काम करने पड़ेंगे। तो L है 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10⁻³ करोगे मिली हेनरी, ये हो गया हेनरी। और करंट का वैल्यू दिया है कितना भाई, 4 मिली एम्पियर, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 4 मिली एम्पियर, तो ये भी -3, इतना एम्पियर हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न वो है 100 नंबर ऑफ टर्न है, तो इससे हमें मिल गया कितना भाई, तो ये 80 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻², डेट इज 80 इंटू 10⁻⁻4 -8, और इससे मिल गया 8 इंटू 10⁻⁻7, ऐसा मिल गया 8 इंटू 10⁻⁻7 वेबर का फ्लक्स।
आ गया। फ्लक्स का वैल्यू हमें मिल गया। फ्लक्स थ्रू वन लूप, फ्लक्स थ्रू वन लूप मीन्स क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लक्स मिल गया 8 × 10⁻⁷ वेबर। तो वो हम लोग कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये वाला ऑप्शन हो गया, 8 × 10⁻⁷। क्लियर है भाई? बोलो, क्लियर है? चिराग, रिया बोलो, बोला करो भाई, बोला करो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, आगे अभी थोड़ा हम लोग रिकैप करें। आपको मैंने PDF भेजा था। अब देखते चलते हैं, जो जो नहीं हुआ होगा उसको हम लोग करेंगे। कुछ सिलेबस से हटा भी दिए गए हैं, तो ये आपको PDF मिल चुका है। हम लोग देखते रहते हैं, एक एक करके देखें। तो देखो भाई, फर्स्ट में इंट्रोडक्टिव बात, ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट याद होगा। ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था हम लोगों ने, और फैराडे साहब ने और हेनरी साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट्स, कुछ मैंने भी बताए थे भाई कि एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही फैराडे लॉ, ये पूरे चैप्टर का रिकैप हो रहा है समझो एक तरह से। जहाँ जहाँ छूटा होगा वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई, थोड़ा सा और छोटा कर लें इसको। तो एक एक्सपेरिमेंट तो ये था, दिख रहा है लिखा हुआ, ये लिखा हुआ दिख रहा है? ठीक है, तो ये देखो मैंने बताया था कि एक कॉइल हो और मैग्नेट मूव कराएं, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। एक्सपेरिमेंट किया गया था EMI के पहले, फैराडे लॉ के इस्टेब्लिश होने से पहले। तो दो कॉइल हो, एक में करंट पास करा रहा हो, दूसरे में खाली गैल्वेनोमीटर है, और इसको भी मूव कराएं, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ, मूव कराएं तो भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाया, और उधर ले जाएं तब भी डिफ्लेक्शन। मैग्नेट मूव कराओ या करंट कैरिंग कॉइल मूव कराओ, बात तो एक ही है भाई, बात तो एक ही है। इसको ही मूव कराओगे तो ये भी फील्ड यहाँ चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट, तो इसलिए डिफ्लेक्शन दिखाया, यहाँ भी डिफ्लेक्शन दिखाया। और चाहे तो एक कॉइल रखा है, दूसरा कॉइल, इसमें करंट पास कराया। पहले करंट नहीं था, जीरो फ्लक्स, अभी देखो की ऑफ है तो जीरो, नो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। और इस वाली कंडीशन में जब क्लोज करेंगे तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ओपन करेंगे तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जब जब चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये लिखा हुआ है, व्हेन K इज प्रेस्ड देन इट इज ऑब्जर्व दैट गैल्वेनोमीटर शोज ए मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन। जैसे ही प्रेस करेंगे मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन, क्योंकि तुरंत एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो गया फ्लक्स। तो जब चेंज होगा तभी मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन दिखाएगा। The pointer of the galvanometer returns to zero immediately, ऐसे दिखाया और ऐसे वापस जीरो। If the key is kept closed for some time, जब तक क्लोज रखे रहेंगे some time, तो ये जीरो के जीरो ही दिखाता रहेगा। Then there is no deflection in the galvanometer, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, जीरो रहेगा। उसी समय दिखाया जब ऑन किया था। और उसके बाद when key is released, अब जब की को हम लोग जैसे ही रिलीज करते हैं मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन फिर, क्योंकि फ्लक्स हमारा फिर मैक्सिमम से जीरो हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन इस बार दिखाएगा, क्योंकि पहली बार जब ऑन किया था तो फ्लक्स बढ़ा था तो क्लॉकवाइज चला, और अगर मान लो जब ऑफ किया तो डिक्रीज हुआ तो अब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज चला तो अब क्लॉकवाइज चलेगा, तो इस तरह से रिवर्स हो जाता है डायरेक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हम लोगों ने किया था, B डॉट एरिया, तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर आप सेंटेंस लिखना भूल गए थे तो आप इससे आप नोट कर सकते हैं। मैंने बोला था whenever there is a change in magnetic flux with respect to time for any coil or circuit, an EMF will be induced and it will exist as long as change occurs, ठीक है, till the change in flux takes place। किसी बुक में लिखा रहेगा as long as change in flux occurs। सेकेंड लॉ क्या था? इंड्यूस EMF का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैथमेटिकली माइनस d∅/dt। और पोलैरिटी जो बताता है वो लेंज लॉ एक्सप्लेन होता है, अपोजिंग टेंडेंसी, वो हम लोग सब जानते हैं भाई। और लेंज साहब ने क्या बताया कि भाई इट स्टेट्स that induced current in a circuit is always flow in such a direction that it opposes the change in magnetic flux linked with the circuit or the very cause that has produced it। चाहे ये फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है, या बोलो तो अल्टरनेटली ये बोलो कि जो इसको चेंज कर रहा है फ्लक्स उसको अपोज करता है। अगर मैग्नेट का मोशन फ्लक्स में चेंज ला रहा है तो मैग्नेट के मोशन को ही अपोज करेगा, रिपेल कर देगा। मीन्स यहाँ पे देखो, अगर ये कॉइल है और साउथ को पास लाएगा तो ये इधर से डेवलप कर लेगा टेंडेंसी। जैसे एक कॉइल हो, यहाँ पे देखो ये दो अलग अलग डायग्राम है। ये है देखो एक कॉइल है, इसमें नॉर्थ को पास ले जा रहे हैं, ऐसा मोशन, नॉर्थ को इधर वाला देखें, नॉर्थ को पास ले जा रहे हैं तो नॉर्थ डेवलप कर लिया।
नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनने लग गया, नॉर्थ डेवलप कर लिया, ये भी फील्ड ऐसे बना देगा और ये नॉर्थ में रिपल्सन होगा, ये इसके मोशन को रिपेल करेगा। और अगर मैं नॉर्थ को अवे ले जाऊं तो ये साउथ बना के अट्रैक्ट करेगा इसको, मीन्स अवे ले जाओ तब भी ये अट्रैक्ट करके अपोज करेगा, पास ले जाओ तब भी ये अपोज करेगा। ये चाहता ही नहीं कि फ्लक्स चेंज हो, इसलिए मोशन विल बी अपोज्ड एवरी टाइम इफ इट इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। लेंस हमने ये तो बताया, और जो मोशन कराने में हम लोग वर्क कर रहे हैं वही तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन भी फॉलोड है। यहाँ देखो सेकंड वाले में जो लिखा हुआ है, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होता है आता है। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वर्क हैज़ टू बी डन बाय सम एनर्जी स्पेंड अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट जो अपोजिशन दे रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करने पड़ रहे हैं। दिस एनर्जी स्पेंड बाय द एक्सटर्नल सोर्स अल्टीमेटली अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो कोई एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, जस्ट कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन। दिस इज वाई मैग्नेट इज मूव्ड नियर द क्लोज लूप with its north pole towards the loop, then the current is produced on the side of the magnet anti-clockwise direction so as to develop the north polarity which applies repulsive force on the magnet। जो हम लोग समझ रखे हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, आप समझ गए हैं, ये सब बात पढ़ लेना अपने हिसाब से। यहाँ पे देखो यही लेंज लॉ का एप्लीकेशन का एग्जांपल है, समझो एक कॉइल है, एक लूप है और फील्ड हमारा ऐसे है, और अगर इंक्रीज हो रहा हो ये फील्ड ऐसे ओरिजिनल और इंक्रीज हो रहा हो अगर, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस फील्ड करेंगे, इस डायरेक्शन में इंड्यूस फील्ड करेंगे भाई। तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस फील्ड के लिए ऐसे चलेगा करंट, तो यही दिखा रहा है इससे, ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसी तरह से फील्ड ये है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे करंट चलाएंगे कि इधर ही फील्ड प्रोड्यूस करें, इसको सपोर्ट करें, सपोर्ट करने के लिए ऐसे करंट पास कराया। और इस वाले में देखो हमारा डाउनवर्ड में समझो कि ये फील्ड है और इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसको डिक्रीज कराने के लिए इसके अपोजिट में डेवलप करेंगे, ऑलमोस्ट अपोजिट में डेवलप अपोज करना है, तो भैया ये ऐसे करंट चलाएगा कि ऐसे डेवलप हो, तो ऐसे मतलब ये डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये आप समझ जाएंगे। इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉइल। नेचर ये एल्युमिनियम का कॉइल है कि कॉपर कॉइल है, उससे मतलब नहीं है, किस रेट से फ्लक्स चेंजर कर रहा है उससे मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ को। इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कॉइल, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से मतलब नहीं, उसको चेंज इन फ्लक्स से मतलब है। करंट डिपेंड करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर, तो करंट डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस क्या है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो d∅dt है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। Magnitude of induced EMF is directly proportional to relative speed of the coil magnet system। coil magnet system किस स्पीड से आ रहा है, जिस स्पीड से आएगा उतना ज़्यादा फास्ट रेट से फ्लक्स चेंज होगा। तो वो तो है ही सेकंड लॉ में, E = -d∅dt, जितना ज़्यादा फास्ट उतना ज़्यादा d∅dt, उतना ही ज़्यादा EMF। तो वो तो भाई आप समझते हैं। मोशनल EMF सिलेबस से हट गया है, फिर भी अगर आप इसको क्वेश्चन इस पर कई बार आते हैं और आपके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हैं दिए हुए, चाहे बुकलेट में या फिर मैंने जो भेजा है उसमें भी मोशनल EMF के हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप उसको मत अटैम्प्ट करो, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ, अगर आप अटैम्प्ट करना चाहें भी तो कर सकते हैं। मोशनल EMF होता क्या है थोड़ा सा समझ लो, तो एंट्रेंस में तो आ ही सकता है, वैसे भी अगर स्कूल वाले पूछ दिए तो भाई ठीक है। तो मोशनल EMF ये होता है कि नाम से ही क्लियर है, मोशन किसी कंडक्टर में कराओगे तो वो एक EMF है, एक सेल है। अगर ये पेन कंडक्टिंग पेन हो और इसको मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करा दें तो ये पेन एक सेल बन गया, क्योंकि इसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाते हैं, और इधर से बल्ब लगा करके और दौड़ जाएं मैग्नेटिक फील्ड में तो ये सेल बन जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा, भले ही वो डीम ग्लो करे अलग बात है। तो मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उससे हमारा बनता है सेल यानी इंड्यूस्ड EMF, उसको मोशनल EMF बोलते हैं। होता क्या है ये तो ध्यान से समझ लो, इसका वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ। मोशनल EMF जो ये सेल, मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और ये ऐसे मूव कर रहा है जो डायरेक्शन में दिखाया हुआ, ऐसे ये कंडक्टर है, देखो रॉड है, और ऐसे ये मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, यही वाला डायग्राम को मैं दिखा रहा हूँ क्रॉस में। तो सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए, अगर इंड्यूस्ड EMF निकालना चाहते हो तो देखो भाई, लॉजिक भी बता दे रहा हूँ कि रॉड मूव कर रहा है तो इसके साथ साथ इसमें जितने भी चार्ज हैं वो भी मूव कर रहे हैं।
जो भी चार्ज पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है मूव करने के लिए और प्रोटॉन फ्री नहीं होता है। कोई एक कंडक्टर मतलब न्यूट्रल कंडक्टर लेके मूव कर रहे हैं तो जो भी चार्ज है पॉजिटिव है नेगेटिव है उस पर फोर्स लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी। फोर्स कितना लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी, ये फोर्स लगता है भाई। तो V इधर है तो चार्ज भी, रॉड इधर जा रहा है तो चार्ज भी उसके साथ इधर जा रहा है, V और B उधर है। तो बताओ भाई ये अगर V हो और ये वाला B हो तो V क्रॉस B करेंगे तो क्या होगा, V क्रॉस B करेंगे तो चाहे तो अपवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है V और इधर है B, तो V क्रॉस B जब करेंगे 90 डिग्री है ये, तो V क्रॉस B करेंगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा, मीन्स इस डायरेक्शन में मिलेगा V क्रॉस B। तो इस डायरेक्शन में V क्रॉस B मिलेगा तो सोचो कि पॉजिटिव होता तो जिधर V क्रॉस B होगा उधर ही जाएगा, फोर्स लगेगा, और नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट मिलेगा। तो V क्रॉस B जब इधर हो गया तो पॉजिटिव पे तो लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन वो तो मूव नहीं करता, प्रोटॉन मॉलिक्यूल में है, एटम में है, और मॉलिक्यूल है एटम मॉलिक्यूल में फंसा हुआ है, और मॉलिक्यूल तो मोशन करता नहीं है क्योंकि सॉलिड कंडक्टर है। फिर से पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस है इनसाइड द एटम है इनसाइड द मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड। सो पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगने के बाद भी मूव नहीं कर सकता, बट इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है उसमें अपोजिट में फोर्स लगेगा, इधर लगेगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इधर लगेगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर इधर भागना चाहेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं कुछ, और इधर हमारा डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इसलिए ये हाई पोटेंशियल बन जाता है, और इधर लो पोटेंशियल बन जाता है, और इस तरह से ये सेल बन जाता है। सेल हो गया। अब इसको अगर पाथ मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा थोड़ी, फिर ऐसे भागेगा। तो जब तक मोशन होता रहेगा तब तक V क्रॉस B इधर और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होता रहेगा, मीन्स सेल की तरह ये काम करेगा। ये देखो यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो ये भागते रहोगे, इधर यहाँ नेगेटिव, इधर हायर पॉजिटिव, तो हाई पोटेंशियल। ये जो EMF बनेगा, उस EMF का वैल्यू कितना होगा, तो EMF का वैल्यू हो जाता है V क्रॉस B डॉट लेंथ ये वाला V क्रॉस B डॉट लेंथ, ये फॉर्मूला है फाइनली। क्योंकि देखो भाई V क्रॉस B जो इधर लगा, ध्यान से समझना, V क्रॉस B लगा, एक चार्ज पे अगर V क्रॉस B लगा तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर। अगर हम लोग बोले कि इफेक्टिवली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया तो वो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि कोई Q चार्ज है अंदर में, वो V क्रॉस B फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, इसी से तो बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर एक फोर्स लगा चार्ज पे, तो चार्ज पे जितना फोर्स लगता है डिवाइडेड बाई चार्ज करें तो हमें इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज ने प्रोड्यूस नहीं किया है, ये तो मैग्नेट के ये कंडक्टर के मोशन से जनरेट हुआ एक फोर्स, उस फोर्स का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालेंगे। तो ये क्या होगा, Q कैंसिल हो गया और V क्रॉस B ले, V क्रॉस B इज इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी कंडक्टर में अगर इस डायरेक्शन में V क्रॉस B इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई। तो अगर इसी डायरेक्शन में कंडक्टर होता, ध्यान देना, अगर इसी डायरेक्शन में कंडक्टर होता तो ये V क्रॉस B, ये जो V क्रॉस B आया इस डायरेक्शन में और लेंथ इधर ही, तो जब इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता लग चुका है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो इधर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये है मल्टीप्लाइड बाई डी, जैसे कैपेसिटर में होता था इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डी। तो मल्टीप्लाइड बाई डी कैसे करें भाई, तो लेंथ है तो लेंथ कर देंगे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही का लेंथ। अगर मान लो कंडक्टर ऐसे है और V क्रॉस B ऐसे आया जैसा कि उधर वाले केस में आया था, तो ये वाला लेंथ हमें चाहिए, मीन्स इस वाले लेंथ का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे इससे, हमें इधर के डायरेक्शन में क्या लेंथ है वो चाहिए, तो लेंथ का इधर कंपोनेंट चाहिए, मीन्स ये L जो है वो L cos थीटा चाहिए। तो V क्रॉस B इंटू L cos थीटा, तो L cos थीटा निकालने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा V क्रॉस B इंटू L cos थीटा लेंथ, तभी तो मिलेगा ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना, यहाँ से यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना।
तो भैया ये हायर पोटेंशियल बना है या लोअर बना है, लेकिन कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये लेंथ नहीं काउंट करना है इसका इधर वाला कंपोनेंट, इसलिए डॉट लेंथ लिखते हैं V क्रॉस B, और डॉट लेंथ करेंगे तो क्या होगा, डॉट लेंथ मतलब L cos थीटा। तो इफेक्टिवली ये बना मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला। कुछ समझ में आया भाई? तो खैर अगर रीजनिंग पूरा क्लियर ना भी हो तो बैकग्राउंड कम से कम समझ में आया कि ये कहाँ से एराइज हुआ। तो भाई फोर्स लगता है मोशन होने से, चार्ज भी मोशन हुआ। तो देखो यहाँ पे नेट ईएमएफ अक्रॉस द रॉड का जनरल फार्मूला ये है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी हम लोगों ने निकाला वो है V क्रॉस B डॉट DL। अगर छोटा सा लेंथ हो तो डॉट DL, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे। ये देखो ये लिखा है V क्रॉस B डॉट DL। तो ऐसे है, लेकिन ये वाला तो भाई मेन फॉर्मूला है बिल्कुल। अगर हमारा पूरे रॉड का वेलोसिटी सेम है, B सेम है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और पूरे रॉड का वेलोसिटी सेम हो, तो V क्रॉस B को बाहर निकाल लेते हैं और डॉट DL डॉट DL डॉट DL जो करते हैं तो उसी से पूरा लेंथ मिलता है। मीन्स डॉट पूरा लेंथ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंच जाओ। अगर मान लो कंडक्टर तुम्हारा ऐसा है और तुम ये वेलोसिटी दिए, तो भैया L इनिशियल फाइनल ये लेना, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी लेकर दौड़ रहे हो, ऐसा है रॉड, ऐसा है वायर और लेके दौड़ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे, तो V क्रॉस B तो इधर मिला, और V क्रॉस B जब इधर मिला तो हमें तो इधर वाला लेंथ चाहिए। तो ये सब लेंथ के चक्कर में मत पड़ जाना। ये DL 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 जब इंटीग्रेट होगा, DL 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 V क्रॉस B तो बाहर, DL DL इंटीग्रेट होगा DL DL DL, तो इनिशियल फाइनल L इनिशियल फाइनल का डॉट प्रोडक्ट लोगे V क्रॉस B से, V क्रॉस B इंटू L इनिशियल फाइनल का इधर का कंपोनेंट, तो V क्रॉस B इंटू L इनिशियल फाइनल कॉस थीटा। यही वाला ज़्यादा यूज होता है। मीन्स शॉर्टकट में आपको याद रखना है तो सीधा ये याद रखो कि V क्रॉस B निकालना है, किधर है, वेलोसिटी दिया रहेगा रॉड का, वेलोसिटी V क्रॉस B करोगे, जिस डायरेक्शन में आएगा उधर कितना लेंथ है बस ये जानना है। उधर जितना लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यही काम करना होता है। एग्जाम्पल तुम्हें बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। फॉर्मूला याद रखना V क्रॉस B डॉट लेंथ इनिशियल फाइनल, या ये फॉर्मूला याद रखना, यहीं तक है फॉर्मूला। देखो एक हम लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन था कि एक फिक्स्ड रॉड था, फिक्स्ड फ्रेम था, वायर का फिक्स्ड फ्रेम था, इस पे स्लाइडर भाग रहा था, याद होगा। स्लाइडर जा रहा था V वेलोसिटी से, याद है भाई? अरे भाई लोग याद है? भुवनेश याद है कि नहीं? रिया अरे याद है कि नहीं? दिख रहा है? दिख रहा है पहलवानों? तो देखो अगर ये V वेलोसिटी था तो याद होगा, अगर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आया था VBL, अगर याद है तो L लेंथ था ये। चलो नहीं याद है, मैं अभी ऑब्टेन कर देता हूँ, दोनों मेथड से ऑब्टेन कर देता हूँ। देखो भाई वो भी रिकॉल हो जाएगा तुम्हारा। इसमें मैंने बताया था कि किसी मोमेंट पे मान लो x है, थोड़ा पेन चेंज करें, ये मान लो किसी मोमेंट पे x है, तो उस समय फ्लक्स कितना, ये लेंथ L है, तो उस समय फ्लक्स कितना है भाई? तो t टाइम पे, मान लो t टाइम पे फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो b इंटू एरिया t टाइम पे कितना है भाई? तो b इंटू एरिया है t टाइम पे, L इंटू एक्स, यही तो है, इसी के थ्रू फ्लक्स बना है। याद होगा सेकंड मेथड, एरिया जब चेंज करके ईएमएफ निकालते थे, तो एरिया चेंज, स्लाइडर मूव कर रहा है तो एरिया बढ़ता जा रहा है। अभी का एरिया है L इंटू एक्स, ये है फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो d∅dt वैल्यू का होगा, सिर्फ वैल्यू से मतलब अभी रखें, डायरेक्शन को छोड़ो। तो d∅dt तो क्या मिल जाएगा? b तो कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, x चेंज होता जा रहा है ड्यू टू दिस वेलोसिटी, तो dx/dt। और इसलिए ये BL और dx/dt ही तो वेलोसिटी है, dx/dt ही तो वेलोसिटी है। तो एक मेथड तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का कि इस लूप में BLV नाम का
सेल लग जाएगा थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये मोशन हो रहा है तब तक के लिए। मेथड 1। मेथड 2, हम लोग यहाँ से डेल्टा टी टाइम के बाद, मैं मेथड 2 शायद कराया था, अगर v स्पीड से चल रहा है तो डेल्टा टी टाइम के बाद ये v डेल्टा टी और आगे बढ़ जाएगा, तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखूंगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल लिखूंगा भाई। तो फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो b इंटू एरिया, एरिया कितना l इंटू ये पूरा वाला पूरा लेंथ l इंटू ये, तो x प्लस वी डेल्टा टी, याद होगा b इंटू एल प्लस वी डेल्टा टी। एक मिनट, फाइनल फ्लक्स b इंटू एरिया, एरिया में आएगा l इंटू एक्स प्लस वी डेल्टा टी, एक्स प्लस वी डेल्टा टी, ये मिला फाइनल फ्लक्स। और इनिशियल फ्लक्स निकालेंगे तो b इंटू एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो याद होगा बी एल एक्स कैंसिल हो गया था और ये मिला था बी एल वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल हुआ था और बी एल भी मिला था। याद होगा ये वाला मेथड हम लोगों ने किया था इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का। बोलो क्लियर है? बोलो भाई, ये किया था, याद आया? बोलो, अरे याद आया कि नहीं याद आया? रिया किया था कि नहीं? ये BLV वैल्यू का ईएमएफ मिला। अरे क्लियर है यहां तक? याद आया? अब मैं मोशनल ईएमएफ का मेथड 3 लिख रहा हूं। मोशनल ईएमएफ, देखो भाई ये रॉड फिक्स रॉड मोशन नहीं कर रहा है, उससे कोई ईएमएफ नहीं हो रहा है, स्लाइडर मोशन कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ V क्रॉस B डॉट लेंथ इनिशियल फाइनल। V क्रॉस B किधर होगा? V इधर है, B क्रॉस में है, बताओ भाई। V इधर है, B क्रॉस में है, तो V इधर B क्रॉस में, V क्रॉस B करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो V क्रॉस B अपवर्ड में मिला, तो V B साइन 90 डिग्री, क्योंकि V और B में 90 डिग्री एंगल, तो V क्रॉस B का वैल्यू ये हुआ। और V क्रॉस B का डायरेक्शन है अपवर्ड, लेंथ भी है अपवर्ड, क्योंकि यही तो लेंथ, यही मोशन कर रहा है, तो लेंथ उधर ही है, तो L लिखेंगे पूरा का पूरा कंपोनेंट। इसलिए ये मिल गया हमें VBL। तो ऐसे भी मिलता है। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाई किया तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अरे बोल दे भाई, क्लियर है? भुवनेश, चिराग बोलो। तो बोलने में कंजूसी करते हो तो आप ऐसे करो या मोशनल ईएमएफ से करो, बात एक ही है। BLV आ गया। अच्छा भाई, BLV आ गया। अब तुम्हें अगर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, अच्छा भाई बोलो अब करंट कितना, इसमें करंट कितना, तो जब BLV पता लग चुका है तो BLV ये है, यहाँ पे सेल लग गया, तो समझो कि इसमें सेल एक लगा दिया जाए, एक सेल लगा दिया जाए, तो उस सेल का पोलैरिटी मैं कैसे रखूं? ऐसे रख दूं तो ये ठीक होगा क्या? BLV वैल्यू का सेल मैं इस डायरेक्शन में लगा दूं तो भैया आप लेंज लॉ ढूंढोगे, बिल्कुल ढूंढेंगे भाई। तो लेंज लॉ, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज है एज द मोशन ऑफ स्लाइडर अकर्स, एरिया इज इंक्रीजिंग, इफेक्टिव एरिया ऑफ द लूप इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम। फ्लक्स जब इंक्रीज होगा तो अपोज करना है भाई, क्रॉस में है हम लोग डॉट में प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, तो इंड्यूस करंट हमारा ऐसे चलेगा। इंड्यूस करंट लेंज लॉ से बोले तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेंज लॉ से बोले तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलेगा। इंड्यूस्ड करंट सिंस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम। चलो मोशनल ईएमएफ से अगर करना चाहें तो देखो ध्यान से, मोशनल ईएमएफ से करना चाहो तो ये था भाई रॉड, क्रॉस में था फील्ड, V क्रॉस B इधर आया। मैंने बताया कि V क्रॉस B जिधर होता है उधर ही तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, पॉजिटिव इधर जाएंगे,
समझोगे, इधर होंगे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। तो सेल कैसा बना भाई, ऐसा सेल बना, कितना वैल्यू का बना, VBL वैल्यू का बना, वही यहाँ लगा दिया, देखो वही तो यहाँ लगा हुआ है, ये मूव करता हुआ, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सेल, और ये सेल इसमें इस डायरेक्शन में करंट पास कराएगा। सो डायरेक्शन भी मोशनल ईएमएफ से निकाल सकते हैं ईएमएफ का। जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ आएगा। अब कोई बोले करंट कितना है इसमें, तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ द लूप है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया BLV आया, या VBL बोले एक ही बात है, डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, ये करंट हुआ। बोलो क्लियर है, ये करंट हुआ, बोलो भाई ये क्लियर है करंट का वैल्यू। भाई तुम लोग बोलते कम हो। पहलवान बोलो, आदित्य भारद्वाज बताओ भाई क्लियर है कि नहीं है, तनिष्का क्लियर। अच्छा ठीक है भाई, क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर पूछा जाए कि ठीक है भाई करंट तो ये आ गया, इससे थोड़ा और भी क्वेश्चन इसके आगे मिलता है। इसके आगे ये मिलता है कि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, जब ये मोशन कर रहा है तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, और मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स भी लगता है भाई, I/L क्रॉस B, याद होगा, L इनिशियल फाइनल क्रॉस B, ये होता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। इसलिए ये जो कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है इसमें, और करंट ऐसे है, वेलोसिटी ये है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कैसे, फोर्स तो होता है I/L क्रॉस B, ये है I, B है हमारा ऐसे, तो I/L यानी ये क्रॉस B, L क्रॉस B करेंगे, इधर फोर्स लगेगा। वैसे भी आप जानते हो कि जो भी मोशन जिसके चलते फ्लक्स हो रहा है उसको अपोज करेगा, तो इधर है तो फोर्स तो इधर लगाएगा। इधर मोशन करा रहे हो तुम, पकड़ के स्लाइडर को मूव करा रहे हो, एक्सटर्नल एजेंट इधर मूव करा रहा है, तो फोर्स मैग्नेटिक इधर लगेगा, अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ से ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना, तो I/L क्रॉस B। इसलिए इस पे जो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स वो कितना लगेगा, तो जो करंट है, करंट कितना था बताओ, BLV डिवाइडेड बाई R, ये करंट था, BLV डिवाइडेड बाई R करंट था, I/L, L है ये, क्रॉस B, तो L और क्रॉस B 90 डिग्री का एंगल है, तो LB, ये मिल गया फोर्स ऑन द मूविंग कंडक्टर, जो कि करंट कैरिंग वायर है, तो इस पे इतना फोर्स लगा, यानी कि B²L² V डिवाइडेड बाई R। ये फोर्स का एक्सप्रेशन भी कई बार एंट्रेंस में पूछे गए हैं, कई बार। फोर्स जो मैग्नेटिक लग रहा है, जो अपोज कर रहा है, कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा कि भाई तुम ये बताओ कि जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए स्लाइडर को। तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो उतना ही लगाना पड़ेगा जितना मैग्नेटिक फोर्स है, तो उसको भी कितना वैल्यू का लगाना पड़ेगा, इतना ही वैल्यू का लगाना पड़ेगा। B²L² V डिवाइडेड बाई R, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। बोलो ठीक है, यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए इतना फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स लग रहा है जो इस मोशन को अपोज कर रहा है, तो इसको इतना लगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये छोड़ दिया तो रिटार्ड करने लग जाएगा। इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ के क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा भाई एक्सटर्नल एजेंट को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो बात तो ठीक है, कितना इसको पावर डेवलप करना पड़ेगा, मीन्स एक्सटर्नल एजेंसी को क्या पावर कंज्यूम होगा। तो भैया पावर जो एक्सटर्नल फोर्स को लगाना पड़ेगा वो होगा फोर्स जो एक्सटर्नल और डॉट वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स लग करके वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रखा है,
तो फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स कितना था भाई, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर। फोर्स और वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जिधर फोर्स है, इसलिए v और कॉस 0 डिग्री। ये तो पढ़ा है ना 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी में, फोर्स डॉट वेलोसिटी इज पावर। तो पावर जो कंज्यूम हो रहा है, पावर जो ये सप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, वो हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये जो v बचा हुआ था वो भी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई आर। दिस इज द पावर डेवलप्ड। जो एक्सटर्नल एजेंट है वो इतना पावर इसमें दे रहा है, पर सेकंड इतना एनर्जी लग रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भाई कि ठीक है भैया ये इतना पावर डेवलप कर रहा है, वो जा कहाँ रहा है, तो जा रहा है करंट एस्टेब्लिश करता है। करंट एस्टेब्लिश करता है तो इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, वो सब हीटिंग इफेक्ट में जा रहा है। इतना हीटिंग इफेक्ट हो रहा है पर यूनिट टाइम। पावर क्या है, जो पावर कंज्यूम हो रहा है उससे बल्ब अगर रखोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, नहीं है बल्ब तो वायर के रेजिस्टेंस में हीटिंग इफेक्ट होगा। बोलो भाई इतना याद रखोगे? बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब ये जो पढ़ोगे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आप मोशनल ईएमएफ इजीली समझ पाओगे, और इसके बेसिस पे जो भी बताया क्वेश्चंस इसमें कुछ दिए हुए हैं वो आप कर पाओगे अब। अच्छा, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, तो ये मैंने बताया था कि 3 मेथड से हम लोग ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बताया था एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो। बाई चेंजिंग एरिया, तो एरिया चेंज करो। एरिया चेंज करने वाले में ही मैंने एग्जांपल बताया था लास्ट क्लास में भी कि अगर लूप एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्लक्स में चेंज होगा, और बाहर की तरफ निकल रहा हो तब भी चेंज होगा, क्योंकि इफेक्टिव एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे। या स्लाइडर वाला बताया, वो भी एग्जाम्पल था एरिया चेंज करने का, तो वो सब देखा। बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, जो कि हमारा एसी जनरेटर का प्रिंसिपल बना था, याद होगा, ये भी एसी जनरेटर की बात कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस NBA cos ओमेगा टी, जो फ्लक्स था यहाँ पे, फ्लक्स याद होगा एसी जनरेटर में हम लोगों ने देखा था भाई, N है और एक के थ्रू फ्लक्स जो होता है, एक के थ्रू होता है BA cos ओमेगा टी। तो NBA cos ओमेगा टी है फ्लक्स, इसलिए डिफ्रेंशिएट करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ध्यान रखना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया वो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी आया। कई बार दे देगा, सब कुछ दे देगा, बोलेगा मैक्सिमम ईएमएफ कितना था, तो मैक्सिमम ईएमएफ NBA ओमेगा था। मैक्सिमम करंट कितना प्रोड्यूस होगा, तो NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई R होगा, क्योंकि भाई जब करंट आएगा तो ये तो ईएमएफ है, करंट में डिवाइडेड बाई आर करते हैं, इसलिए NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी आएगा। ये देखा था करंट में। तो चलो भाई ये सब मैंने बात बता रखा है पहले से, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा ध्यान रखेंगे मोशनल ईएमएफ में, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। एक रॉड है, यहाँ देखो ध्यान से, इस पर खूब क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आता है। जो आपको PDF भेजा उसमें भी क्वेश्चन होगा ये, कि एक रॉड को एक एंड के अबाउट रोटेट कराने लग जाए ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो इसका एंड P और एंड Q के अक्रॉस कितना EMF यानी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो जाएगा। तो भैया इसके लिए भी मोशनल EMF का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और फैराडेज लॉ से भी निकाल सकते हैं। मोशनल ईएमएफ कहता है कि V क्रॉस B डॉट L। मोशनल ईएमएफ तो कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो V क्रॉस B डॉट L। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी है मान लो x डिस्टेंस पे, तो इसका वेलोसिटी होगा x ओमेगा, इसका वेलोसिटी होगा, और इसका वेलोसिटी हो जाएगा L ओमेगा, क्योंकि V होता है R ओमेगा। जितना डिस्टेंस उतना ओमेगा, जितना डिस्टेंस उतना ओमेगा, जितना डिस्टेंस उतना ओमेगा, तो ये L ओमेगा। इस तरह से वेलोसिटी है, 0 डिस्टेंस 0। तो इस तरह से वेलोसिटी हर का अलग अलग होता है भाई।
हर का वेलोसिटी अपना अपना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। एक रॉड जा रहा है अभी ऐसे, लेकिन ये जीरो वेलोसिटी और ये वाला एंड मैक्सिमम वेलोसिटी एल ओमेगा है, तो हम लोग समझ लेते हैं भाई कि पूरा रॉड को एक एवरेज वेलोसिटी दे दिया जाए, एक पूरे रॉड का जो एवरेज वेलोसिटी वो समझा जाए, तो ये वी एवरेज से जाता हुआ समझा जाएगा। और वो वी एवरेज कितना होगा, इधर जीरो है इधर एल ओमेगा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो जीरो प्लस एल ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी समझ करके यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ हो गया एल ओमेगा बाई 2, ध्यान देना एल ओमेगा बाई 2 इंटू बी, तो वी क्रॉस बी, बी क्रॉस में है वी ऐसे है, तो वी क्रॉस बी और लेंथ उधर ही है एल। तो भैया ये याद रखना फॉर्मूला, भले ही कुछ भी भूल जाओ लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। ये आया मोशनल ईएमएफ से, चलो मैंने नहीं पढ़ा है मोशनल ईएमएफ, मान लो सिलेबस में नहीं इसलिए नहीं पढ़ा, तो भैया नहीं पढ़ा है तब भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? या ये वाला क्वेश्चन तब भी आ सकता है जब आपने मोशनल ईएमएफ नहीं पढ़ा है, तो क्यों, फैराडेज लॉ से निकालो भाई, लेंज लॉ से निकालो, उससे भी तो निकाल सकते हो ईएमएफ। तो यहाँ पे भी वैसे ही तुम चाहो तो बिना मोशनल ईएमएफ के भी निकाल सकते हो। आप सोचेंगे कैसे, तो कैसे सोचते हैं, तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं भाई। देखो कैसे, तो ये मान लो रॉड में रोटेट कर रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा, देखो इसमें और इसमें थोड़ी सिमिलरिटी मैं इस्टेब्लिश करके तब बता दे रहा हूँ, इजीली समझ में आएगा। मैंने बोला कि मोशनल ईएमएफ टॉपिक हट गया, फिर भी मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे अल्टरनेट मेथड से आप कर सकते हैं। देखो इसमें अगर हमें मोशनल ईएमएफ, इसमें अगर हमें निकालना था तो मैं ये भी सोच सकता था ईएमएफ निकालने के लिए कि भैया एक एंड तो फिक्स कर लिया है, दूसरा एंड को मूव करा रहे हैं, तो फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल लें। तो किसी मोमेंट पे अगर ये एक्स लेंथ पे है, फिक्स्ड एंड एल से एक्स लेंथ पे है, तो उस टाइम पे फ्लक्स क्या मिला भाई, तो b इंटू एरिया उस टाइम का मिला। ये b इंटू एरिया उस टाइम पे कितना था भाई, तो एरिया उस टाइम पे था Lx। तो मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लूँगा d बाई dt। तो क्या मिला भाई, तो bl और dx बाई dt को बोल दिया वेलोसिटी। ये तो आपको याद ही है, तो वही काम यहाँ कर देने हैं। अब तुम्हें कोई बोलता कि अच्छा भाई सुनो, ये वाला रॉड है, ये मोशन कर रहा है, अब बताओ तुम क्या होगा इसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। कोई बोले कि ये रॉड मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये मूव कर रहा है, ध्यान देना सारे लोग, तो इसके एंड के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई। तो कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो मोशनल ईएमएफ का है, ये तो सिलेबस में नहीं था, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो भैया ऐसा नहीं है कि मोशनल ईएमएफ से ही बनाओगे इसको, उसी से आपको खाली निकलेगा, ऐसा नहीं है। आप इसका निकाल सकते हो। कैसे? देखो कैसे निकाल सकते हो, फैराडेज लॉ से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, आप क्या करो, आप एस्यूम करो कि ये जो रॉड मूव कर रहा है वो फिक्स्ड फ्रेम पे भाग रहा है, तो आप फ्लक्स इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो। एज द रॉड इज मूविंग फ्लक्स इज चेंजिंग, तो फिर ये वही वाला कंडीशन बन जाएगा, BL भी मिल जाएगा तुम्हें, मोशनल ईएमएफ BL भी मिल जाएगा। मोशनल ईएमएफ नहीं, हमने फैराडेज लॉ से यूज कर लिया और BL का निकाल लेंगे। फ्लक्स हमने देखा, x था डिस्टेंस, ऐसे कर दिया। मीन्स एक अकेले जा रहा है तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो भैया इसको समझ लो कि एक फ्रेम में भाग रहा है और ये जिस रेट से फ्लक्स चेंज करेगा आप निकाल सकते हो। वही करके तो उधर निकाल लिया था। वैसे ही सेम यही लॉजिक, यहाँ पे ये स्लाइडर रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो आप इसको इक्विवेलेंटली समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, देखो क्या समझ के निकाल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या करूँ, देखो ये रॉड भाग रहा है तो मैं क्या करूँगा, समझ लूँगा कि जैसे ये वाला फिक्स था वैसे ही समझ लूँगा कि एक रिंग है और एक सेंटर है और ये हमने एक फिक्स्ड वायर लगा दिया और ये फिक्स्ड वायर लगा दिया। अब ये रॉड रोटेट कर रहा है रोटेट।
जैसे इसमें हमने फिक्स फ्रेम ले लिया और रॉड को भागता हुआ दिखा दिया, फ्लक्स में चेंज आने लगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाला, काम हो गया। वैसे ही यहां पे काम कर सकते हैं, एक रिंग रख लिया, समझ लिया, और इधर फिक्स कर दिया इसको, और ये रॉड को घूमने दिया। अब ये रॉड रोटेट करेगा तो ये वाला फ्लक्स अभी है, थोड़े टाइम के बाद ये रोटेट करता हुआ यहाँ आ जाएगा तो इतना हो जाएगा फ्लक्स पूरे इतना एरिया में, फिर यहाँ आ जाएगा तो इतने एरिया में, तो फ्लक्स तो इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे जैसे इस रॉड का मोशन होगा वैसे वैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स निकाल लो और तुम्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? अच्छा भाई देखो कैसे निकालेंगे, देखते जाओ कैसे निकालेंगे। तो अभी ये फिक्स्ड है, इतना तो है, मान लो थीटा एंगल बनाया है इस टाइम पे, एट टाइम टी थीटा एंगल बनाया, तो बताओ भाई एरिया कितना है? ये एरिया निकालेंगे तभी तो फ्लक्स निकालेंगे। हम लोग का लॉजिक है कि एरिया ये निकाल लिया जाए तो टी टाइम का फ्लक्स मिल जाएगा। अच्छा भाई जब टी टाइम का फ्लक्स मिल जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेंगे। कैसे भाई? तो d∅dt करके, बस यही लॉजिक लेके चलेंगे। हमने एक फिक्स्ड कर दिया है इसको कि ये वाला भाई फिक्स है, ये वाला मूव करने से ये एरिया बदलता जाएगा, फ्लक्स चेंज होता जाएगा। तो अभी का कितना एरिया है वो तो बता दो भाई, अभी कितना एरिया है? भाई ये रोटेट करके पूरा अगर स्वेप कर ले तो πr² एरिया हो जाएगा, यानी कि पाई रेडियस है l, तो πl² एरिया होता अगर 2π एंगल चले होते, लेकिन हम लोग तो थीटा ही चल पाए, तो ये मिल गया यूनिटरी मेथड। सिंस 2π एंगल ट्रेवर्स करते तो एरिया होता πl², लेकिन किस्मत सही नहीं रहा और थीटा ही जा पाए, तो कितना एरिया मिला भाई? ये मिला। तो यही है एरिया टी टाइम पे। तो तुम्हें याद भी होगा भाई एक सेक्टर का एरिया क्या होता था, तो 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा भाई कि l² × थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये है रेडियस स्क्वायर बाई 2 × ये एंगल। ये मिल गया तुम्हें टी टाइम पे कितना एरिया है। जैसे टी टाइम पे इधर मिल गया कि भाई एरिया था lx, टी टाइम पे x लेंथ पे था, तो यहाँ टी टाइम पे थीटा एंगल पे है, तो भाई ये है एरिया। तो फ्लक्स निकालेंगे टी टाइम पे तो b × एरिया cos 0 डिग्री, क्योंकि b है उधर, एरिया भी इसका एरिया डायरेक्शन वही लेंगे, तो इसलिए हो गया bl²/2 थीटा। अब हमें d∅dt करना पड़ेगा भाई, वैल्यू हमें चाहिए ओनली। तो b कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, l² कांस्टेंट, थीटा भागता जा रहा है। ठीक है भाई, थीटा चेंज हो रहा है, होने दो। तो ये मिल गया तुम्हें b/2 l² ओमेगा, यानी कि हाफ b ओमेगा l²। ये तो भाई आपको याद रखना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, चाहे आप मोशनल ईएमएफ से निकालें या फैराडेज लॉ से निकालें। मोशनल ईएमएफ से निकालोगे तो पूरे रॉड के लिए एक एवरेज वेलोसिटी समझोगे और तब कैलकुलेट करोगे, और फैराडेज लॉ से यूज करोगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बोलो भाई क्लियर है? ये याद रखना, ये फॉर्मूला हाफ b ओमेगा l², वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोशनल ईएमएफ पूरा सिलेबस में नहीं है अच्छे से, नहीं तो इसके 2 और मेथड से हम लोग करते हैं, लेकिन खैर ज़रूरत नहीं है उतनी। आपको फैराडेज लॉ का यूज़ ज़्यादा आपको करने हैं, ज़्यादा आप करो। ये रिजल्ट याद रखना, हाफ b ओमेगा l²। यहाँ देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ ले आया, हाफ b ओमेगा l²। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये रॉड एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये फिक्स्ड है और l लेंथ है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो v क्रॉस, ये जो होगा हाफ b ओमेगा l²। कौन पॉजिटिव होगा, कौन हायर पोटेंशियल होगा, कौन लोअर पोटेंशियल होगा, वो अगर आपको जानना है तब तो भाई वही है v क्रॉस b, या तो फिर आप वही कर सकते हो लेंज लॉ से। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो डिक्रीज कराना है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो डिक्रीज कराना है, क्रॉस में है तो डॉट में करो, ऐसे कराओ करंट। तो ये ऐसे चलता करंट इसमें भाई, इसके मोशन होने से एरिया बढ़ ही तो रहा था, तो फ्लक्स वाज इंक्रीजिंग विद टाइम,
क्लास का कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, जो 3-4 क्लास में रहे हैं वो आराम से समझेंगे। तो ऐसे एरिया बढ़ता जा रहा मीन्स फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम। सो क्रॉस में तो डॉट में चाहिए, डॉट में चाहिए तो भैया ऐसे ऐसे चाहिए, तो इसका मतलब इस वाले में सेल लगा है समझो ऐसे। और मोशनल ईएमएफ से भी निकालना चाहें तो ये है वी, रॉड अभी इस समय ऐसे मूव कर रहा है, वी, बी था क्रॉस में, बी था अपना क्रॉस में, तो अगर मैं v क्रॉस b निकालूं, ये है v और b क्रॉस में, तो v क्रॉस b तो ऐसे मिला, v इधर है और b इधर है, तो v क्रॉस b ऐसे मिला। इधर v क्रॉस b तो इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल, मीन्स सेल इसका इक्विवेलेंट ऐसे मिल गया। वही वाला देखो जो इससे लेंज लॉ से लाए, वही तुम मोशनल ईएमएफ से भी ला सकते हो। मीन्स ये वाला हायर पोटेंशियल है, ये वाला लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस ये है सेंटर से और सरकमफ्रेंस से, ये सरकमफ्रेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया। लेकिन यही अगर रोटेशन ऐसे हो रहा होता तो इधर वाला लोअर उधर वाला हायर हो जाता, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज होने लगता। खैर वो तो आप चाहे तो लेंज लॉ से निकाल लोगे डायरेक्शन, या फिर मोशनल ईएमएफ से। अच्छा भाई, ये तो थोड़ा सा इस बार डिलीटेड टॉपिक था, वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस हो गए, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये समझ गए। अच्छा, एनर्जी कंसिडरेशन वो हम लोगों ने अभी दिखाया तुम्हें, ये वाला जो था ये क्या भाई, तो करंट कितना होगा, BLV/R होगा। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इस पे, मैग्नेटिक फोर्स, तो भाई मैग्नेटिक फोर्स लगा हमारा जो B²L² V/R लगा। और पावर कितना, दिस फोर्स इज अपोजिट, दिस फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर मोशन को ये मैग्नेटिक फोर्स अपोज करता है। सो मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर PQ विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने में कितना हमें पावर देना पड़ेगा, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी डॉट कांस्टेंट था, cos 0 डिग्री, तो BLV सबका स्क्वायर/R हो गया, BLV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। पावर लॉस इन द सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो आपको समझ में आ गया, पावर I²R होता है, उस हिसाब से भी V²/R लिख सकते हैं। तो ये सब समझ में आपको पहले से ही आया है, तो वो हमने दिखा दिया। वर्क डन इन मूविंग द कंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल भाई। और रिलेशन बिटवीन चार्ज फ्लो एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये भी बताया था लास्ट क्लास में ये बताया था भाई कि चार्ज फ्लो कितना होता है, तो टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन और इंडिपेंडेंट ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो ये तो काम हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एडी करंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है समरी पॉइंट। इंडक्टेंस, यही हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे। सेल्फ इंडक्टेंस दिखाया, फॉर्मूला दोनों है। म्यूचुअल इंडक्शन दिखाएंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखो भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम लोगों ने 2 कॉइल के लिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ही तो आज बात हुई है, आज तो सारा ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है।